म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आखिर कौन सा? ये कंफ्यूजन हर आदमी के दिमाग में होता ही होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें डिस्कस करूंगा 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन्हीं 3 कैटेगरी में आप आते होंगे दोस्तों। या तो आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे होंगे, या फिर आप एक बिगनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, या फिर ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड में काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बस चेक करना है कि आपका म्यूचुअल फंड का नाम मैं इस वीडियो में लेता हूं या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपके एज के अकॉर्डिंग आप कितना जो है अपना पैसा को एलोकेट करोगे। मैं अपना एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को आप डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसी तरह के वीडियोस में है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले नंबर पे म्यूचुअल फंड रखने वाले हैं दोस्तों, वो आएगा लार्ज कैप कैटेगरी से। और उसका कारण ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे लीस्ट रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूं हाथी से, क्योंकि इसका जो स्पीड है भले आपको कम देखने को मिलेगा, बट इसका स्ट्रेंथ आपको जो है सो बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल हाथी की तरह। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसमें ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 2 तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। अब इन दोनों में बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। पैसिव मतलब हो गया आपका जो खुद ब खुद यहाँ पे इन्वेस्ट होगा आपका पैसा, फंड मैनेजर का कुछ खास रोल रहेगा नहीं। और एक्टिव मतलब जहां फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स चूज करेगा और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं चूज करने वाला हूं पैसिव म्यूचुअल फंड दोस्तों, क्योंकि भले ही एक्टिव म्यूचुअल फंड अभी आपको टॉप पे दिखने को मिल रहा होगा लार्ज कैप में, लेकिन वो लंबे समय तक होल्ड नहीं करता अपना पोजीशन को। लेकिन अगर एक पैसिव म्यूचुअल फंड को देखोगे तो हमेशा जो है सो पैसिव म्यूचुअल फंड टॉप 10 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे पैसिव म्यूचुअल फंड में मैंने 4 म्यूचुअल फंड रखा है दोस्तों। यूटीआई की तरफ से आने वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई की तरफ से आने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया की तरफ से आने वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और एचडीएफसी की तरफ से आने वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोस्तों। 3 चीज यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर पैसिव म्यूचुअल फंड में एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फंड मैनेजर का काम कुछ खास होता नहीं, वो सिंपली जो है उसका काम होता है इंडेक्स को देख के सेम टू सेम उसी तरह से इन्वेस्ट करना। अब जो जितना अच्छे से ट्रैक कर पाता है फंड मैनेजर, उतना उस फंड को अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन सभी डाटा को देखने के बाद रिटर्न्स में आपको जो है कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि सब जो है यहाँ पे इंडेक्स को ही यहाँ पे जो है सो ट्रैक कर रहा है दोस्तों। तो ट्रैकिंग एरर सबसे कम यूटीआई का दिखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो भी कुछ खास नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूटीआई को चूज कर रहा हूं। और यूटीआई जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो सबसे पुराना यहाँ पे इंडेक्स फंड भी हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि मैंने पर्सनली भी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। अब लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों, उसको चूज करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी फंड चूज करोगे तो कुछ खास फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेन फर्क आपका पड़ेगा मिड कैप कैटेगरी से, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में एक सही फंड चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप जाने वाले हो एक्टिव फंड की तरफ से, और यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारा मिल जाता है, और यहाँ पे जो है डिफरेंस भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा अलग अलग फंड्स में। मिड कैप को मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूं घोड़ा से दोस्तों, क्योंकि इसका स्पीड भी आपको अच्छा खासा मिलता है, प्लस स्ट्रेंथ भी बीच का मीडियम का आपको मिल जाता है। यानी कि ज्यादा रिस्क भी नहीं और बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं, मीडियम में आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मिड कैप में जो आपके स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों, उसका लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप फंड्स बनने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे होता है। तो 4 फंड को मैंने यहाँ पे रखा है दोस्तों, उनके रिस्क और रिटर्न्स को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए अगर इन चारों फंड को आप यहाँ पे कंपेयर करोगे दोस्तों, एक फंड है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड और क्वांट मिड कैप फंड। इन सबको देखोगे दोस्तों, और यहाँ पे अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो रिस्क का पैरामीटर है, इस सबको कंपेयर करोगे, रिटर्न्स को कंपेयर करोगे, तो क्वांट मिड कैप जो फंड है दोस्तों अलग से आपको चमक के दिखेगा।
अब वो क्यों है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 साल का अगर रिटर्न्स इसका देखोगे तो 39.23% का रिटर्न्स इसका पिछले 3 सालों में रहा है। 5 साल का रिटर्न्स जो है दोस्तों 40.76% का रिटर्न्स रहा है, जो कि बाकी इसके जो कंपटीटर फंड्स है उससे बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे 3 साल 5 साल का भी आप रिटर्न्स देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो भी एक्सपेक्टेबल है दोस्तों, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बाकी फंड्स के बराबर ही है, सिर्फ यहाँ पे PGIM से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, बाकी सबसे कम ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। AUM साइज अगर देखा जाए तो डिसेंट AUM साइज है दोस्तों, 5873.25 करोड़ का AUM साइज है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर बात करें दोस्तों तो ये इसका हाई है, मतलब कि इसमें वॉलेटिलिटी यानी कि रिस्क यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अल्फा की बात करें तो इसने बहुत अच्छे से मार्केट को आउट परफॉर्म किया है दोस्तों, 5.65 का अल्फा है। अल्फा जितना हाई होता है उतना अच्छा उसको उसका परफॉर्मेंस उसका रिटर्न्स को माना जाता है। बीटा यहाँ पे अगेन सबसे हाई है, बीटा जो है सो अगेन रिस्क को आपका दिखाता है दोस्तों। अब इन सभी चीजों को देखते हुए क्वांट मिड कैप मेरी पहली पसंद होगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे रिस्क को थोड़ा सा इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर 10-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना ज्यादा रिटर्न्स डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगर पास्ट में, तो हम लोग इस फंड के साथ जा सकते हैं, क्वांट मिड कैप यहाँ पे जो फंड है वो दोस्तों। अब तीसरे नंबर पे जो हम लोग यहाँ पे फंड को लेने वाले दोस्तों वो आएगा फ्लैक्सी कैटेगरी के तरफ से, ठीक है। अब फ्लैक्सी कैप से मैं इसलिए यहाँ पे फंड चूज कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड मैनेजर को पूरी आजादी मिलती है आपके पैसे को मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में मिला जुला कर इन्वेस्ट करने का अपने अकॉर्डिंग। तो उसके पास चॉइस होता है कि वो आपके पैसे को तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बनाकर देगा दोस्तों। इससे होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है फ्लैक्सी कैप फंड में आपका पैसा US बेस्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट होता है, ठीक है, जिससे आपके जो पोर्टफोलियो में है दोस्तों इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी ऐड हो जाता है। अब फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो आ गया आपका पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड दोस्तों। ये काफी पॉपुलर फंड भी है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि इसका जो रिटर्न्स अगर आप देखो पिछले 3, 5 या 10 सालों का एक कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे 15.48% जो इसका पैसा है दोस्तों फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को भी देख सकते हो जिसमें फॉरेन में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे पैसे को जो है सो एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल स्टॉक्स को भी। तो यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है जिससे कि हमारा रिस्क मिनिमाइज होता है दोस्तों। तो तीसरे नंबर का फंड आ गया आपका पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। चौथा और आखिरी नंबर का फंड यहाँ पे रखने वाला हूं मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के तरफ से, और इसके बाद मैं आपको एलोकेशन समझाऊंगा कि इन चारों में से किसमें कितना पैसा हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी यही स्मॉल कैप फंड को माना जाता है, और इसीलिए इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ चीता से, जिसका स्पीड का तो कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो 100% तक भी बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो है कमजोर भी ये इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। 3 मिनट में आपको पता होगा चीता हाफ जाता है, तो ये चीज आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ओवरऑल रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में काफी बढ़ा सकता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे 2 फंड्स को यहाँ पे रखने वाला हूँ दोस्तों, और दोनों एक पर से एक है, इसीलिए मैं दोनों को आपको यहाँ पे कंपेयर करके बता देता हूँ। जिसमें आपको ठीक लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो है सो क्वांट का देखा जाए दोस्तों तो पिछले 5 और 10 साल का रिटर्न्स यहाँ पे 47 और 27 के आसपास है दोस्तों। वहीं निपॉन का जो रिटर्न्स है 37 और 26 का है, जो कि इससे थोड़ा सा कम है, क्वांट से निपॉन का थोड़ा सा कम है रिटर्न्स। यहाँ पे अगर बात करें रिस्क की दोस्तों यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की, वॉलेटिलिटी की, तो 17.29 का यहाँ पे क्वांट का है दोस्तों, और यहाँ पे जो निपॉन का है वो 13.51 का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इसका जो मूवमेंट है, इसका जो वॉलेटिलिटी है वो क्वांट से कम है दोस्तों।
अल्फा की बात करें यानी कि आउट परफॉर्मेंस की, मार्केट को किस तरह से आउट परफॉर्म किया है इन्होंने, तो यहाँ पे जो क्वांट है दोस्तों वो 4.93 का है पॉजिटिव में, और यहाँ पे जो है ये निपॉन जो है आपका 6.33 का है पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पे अगर फंड साइज की बात करें तो 17,000 करोड़ के आसपास इसका जो क्वांट का फंड साइज है, और निपॉन इंडिया का फंड साइज 45,000 करोड़ का है। तो इससे ये पता चलता है कि निपॉन पे जो इन्वेस्टर्स हैं ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.7% का यहाँ पे क्वांट में है और यहाँ पे 0.79% का निपॉन में है दोस्तों। अब इन दोनों फंड में आप किसी को भी चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों को मत चूज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है सो आपका एक्सपेंस रेशियो झूठ में बढ़ेगा। बहुत ज्यादा फंड में आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, 3-4 फंड 5 फंड काफी है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी जो है सो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर देता है। खैर 10 ऐसे म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आ रहा होगा आपका आई बटन पे, जरूर देख लीजिएगा उसको अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एलोकेशन की, मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ पैसा किस में लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं जो है सो अपना एग्जांपल लेने वाला हूं दोस्तों। एलोकेशन आपका टोटली डिपेंड करता है एज और रिस्क एपेटाइट पे। तो यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, अपना एज ले रहा हूं, अब बाद में आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने एज के हिसाब से यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो है सो मैं क्या करूंगा, 25 साल मेरी उम्र है, 25,000 रुपए लार्ज कैप में डाल दूंगा। ठीक है, 30,000 रुपए फ्लैक्सी कैप में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 25,000 रुपया मिड कैप में डाल दूंगा और 20,000 रुपए यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, तो सिंपली मैंने क्या किया कि जो जितना भी मेरा एज था उतना परसेंट ऑफ पैसा जो है मैं अपना सिंपली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको मैं डिवाइड करूंगा जिस हिसाब से मेरा फंड का रिस्क है। तो इन तीनों में स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी में सबसे कम यहाँ पे रिस्की हो जाता है फ्लेक्सी, फिर आपका मिड कैप आएगा और फिर आपका आ जाएगा स्मॉल कैप दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा पैसा है सो सबसे ज्यादा बचा हुआ पैसा का पोर्शन था वो मैंने फ्लेक्सी में लगाया, फिर मैंने 25,000 यहाँ पे मिड कैप में डाल दिया और 20,000 यहाँ पे स्मॉल कैप में डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो डिवाइड करके, या फिर आप अपने तरीके से अपना रिस्क एपेटाइट की तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक काफी अच्छी किताब है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। जब मैंने ये किताब पढ़ा था काफी मुझे मतलब बहुत नई नई चीजें पता चली। अमीर किस तरह से सोचते हैं, पैसे की मेंटालिटी क्या होती है, क्या एक थिंकिंग होती है गरीब आदमी की और अमीर आदमी की। तो अगर आप जो है वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हो तो डेफिनेटली जो है आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, अमेजॉन का जो है लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल बुक का, तो वहां से अगर आप चाहो तो इसे जाकर खरीद सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।